हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है ऑस्मोटिक या प्रासरण। सबसे पहले हमें ऑस्मोटिक की परिभाषा पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो विलायक का किसी कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है? हमारा प्रासरण कहलाता है। जैसे देखिए, हमारे पास दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर को हमने यहाँ से मतलब जो वॉल है वो किसके द्वारा जोड़ रखा है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जोड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बना है? कम सांद्रता वाला विलयन और यहाँ पे भरा हुआ है अधिक सांद्रता वाला विलयन। ठीक है, दो विलयन भरे हुए हैं, एक है कम सांद्रता वाला विलयन और दूसरा है हमारा अधिक सांद्रता वाला विलयन। दोनों भरे हुए हैं। ठीक है, और दोनों को हमने किसके द्वारा जोड़ रखा है? यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जोड़ रखा है। तो एक समय रहेगा कि कम सांद्रता वाले विलयन से जो अपना विलायक है, यहाँ पे क्या है? विलायक। तो कम सांद्रता वाला जो विलायक है, विलय के कण नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? विलायक के कण। ठीक है, तो यहाँ से कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक कहाँ जाने लगेगा? सेम विलायक है तो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगेगा। और यही जो प्रोसेस हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा परासरण और परासरण की परिभाषा। तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम बना के बता दिया, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कम सांद्रता वाले विलयन से इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जब हमारा विलायक जाता है ना, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। अब परासरण दाब क्या होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली वो होती है जो क्या करती है? जिसमें केवल विलायक के कण निकल सकते हैं, विलय के कण नहीं जाएंगे। तो विलायक के कण गुजर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, चाहे तो परिभाषा लिख लेना इसकी। अब आ जाते हैं हम परासरण दाब पर। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन पर जो लगाया गया न्यूनतम परासरण दाब, न्यूनतम जो दाब होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा विलायक इस साइड जाएगा तो इस वाली अर्धपारगम्य झिल्ली पर कुछ ना कुछ दाब तो लगेगा, तो जो दाब लगाया जा रहा है वो अर्धपारगम्य झिल्ली इस वाले विलयन पे भी लगाएगी। तो जो न्यूनतम दाब लगाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम परासरण दाब कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से या पीवी से। तो जैसे अपना पाई अनुक्रमानुपाती सी फॉर अपना क्या है यहाँ पे? सांद्रता। ऐसी पाई अनुक्रमानुपाती टी और टी फॉर यहाँ पे क्या है? अपना तापमान। तो हम इसको मतलब दोनों समीकरण को अगर हम इस तरीके से लिखें कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखिए पाई बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई अनुक्रमानुपाती सी टी। और जैसे ही हम इसका ये हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, और वो क्या हो जाएगा? अपना पाई इज इक्वल टू आर सी, मतलब ये हमारा अनुक्रमानुपाती है तो मतलब आर सी टी। ठीक है, तो आर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नियतांक हो जाएगा और सी कांस्टेंट और टी फॉर क्या है? अपना टेम्परेचर। तो इस प्रकार से हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला लिख सकते हैं। किसके लिए? परासरण दाब के लिए। इसको हम पी वी से भी प्रदर्शित करते हैं, तो पी वी इज इक्वल टू आर सी टी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और इसके लिए मतलब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी भी लिखा जाता है, एन आर टी भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं किसके लिए? परासरण दाब के लिए। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये गैसों पे भी काम करता है इसलिए हम यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले बता रहे हैं। ये द्रव के लिए भी काम करता है और सॉलिड के लिए होगा तो ऐसा आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें पढ़ना है बर्कले एंड हार्टले विधि। किसकी? परासरण दाब के लिए। परासरण दाब निर्धारण की बर्कले और हार्टले विधि को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें बर्कले हार्टले विधि में अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डायग्राम को समझ जाएंगे तो आप विधि अपने मन से भी लिख सकते हैं और मैं लिख के भी बता दूंगी।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, किसका, बर्कले और हार्टले का डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक नली बनाते हैं जो कैसी है, छिद्रित नली है। छिद्रित नली है मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, अर्धपारगम्य झिल्ली हो जाएगी। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे हमने पहले सबसे क्या बना ली, एक छिद्रित नली बना ली इस तरीके से। ये बन गई हमारी कौन सी, छिद्रित नली, जिससे जो किसकी तरह काम करने वाली है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। और इस वाली नली के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, कॉपर फेरोसाइनेट की परत भी चढ़ी हुई है इस नली के ऊपर। कॉपर फेरोसाइनेट की परत भी है इस नली पे, इसको हम बना देते हैं। ठीक है, इस नली को हम कॉर्क के सहायता से बंद कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी नली लगेगी, यहाँ से हमें इसमें विलायक डालना है। ठीक है, इसके कॉर्क की सहायता से बंद कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या लगेगी, एक जहाँ से हम विलायक डालेंगे, तो ये नली हम यहाँ पे बना देते हैं और एक फनल लगा देते हैं, जिसकी सहायता से इसमें हम विलायक डालेंगे। ठीक है, ये क्या है, फनल। ध्यान से देखना, ऐसे ही डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। और दूसरी तरफ भी एक नली लगाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, केश नली। है केश नली बहुत पतली होती है, इस तरीके से ये बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना देंगे, केश नली का। जिसकी दीवारें बहुत मोटी होंगी और नली बहुत क्या होगी, पतली होगी इसकी। और यहाँ पे एक संकेतन भी लगाएंगे इसमें। ठीक है, एक संकेत लगाएंगे जहाँ तक हमें क्या भरना है, विलायक पदार्थ भरना है। ठीक है, इसकी जो दीवार है बहुत मोटी होती है, तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं दीवार कैसी होगी इसकी, मोटी। इस नली की नली पतली होती है और दीवार क्या होगी इसकी, मोटी। जो हमारा पात्र है इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है देखिए। जिसमें हमें क्या बनना है, विलयन। यहाँ पे एक नली लगी है जिसमें क्या लगा है, एक दाब मापी लगा देंगे यहाँ पे। और इसी में एक क्या लगाएंगे, पिस्टन लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, पिस्टन लगा दिए, ये दाब मापी लगा दिए। सेम नीचे बना लेते हैं यहाँ पे। इसमें हम क्या भरेंगे, विलायक, सॉरी विलयन। विलयन हमारा सपोज ए बी है, और इसमें क्या भरेंगे, मतलब विलायक भरेंगे। विलायक अपना ए है और विलय क्या है, अपना बी है। तो इसमें हमें भरना है विलायक। और विलायक को हम कहाँ से, सपोज फनल में से डाला हमने यहाँ से विलायक को, तो ये विलायक यहाँ से आएगा और इसको हमें कहाँ तक भरना है, इस संकेतन तक भरना है। ठीक है, ये हमने इसमें भर दिया। और इसमें अपना फिर से क्या है, विलयन है ए। और ये जो अपना ये है अपनी क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली बोल सकते हैं इसको। ये नलिका है, पर ये कैसे काम कर रही है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम कर रही है। ये जो पात्र है ये किससे बना होता है, गन मेटल से बना होता है, गन मेटल से बना होता है। और इस पर जो दाब है उसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इसको गन मेटल से बनाया गया है। इसको भी ध्यान रखना। ये अपनी क्या है, केश नलिका। केश नलिका, ये फनल है, ये कॉर्क है। ठीक है, और ये विलायक है यहाँ पे,
विलयन है। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही हमने इसको भरा है, ये जो हमने यहाँ पे पात्र बनाया है, पात्र में ऊपर विलयन भरा, अंदर विलायक भरा, तो इसमें क्या होगा, परासरण दाब शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो जो अपना विलायक है वो कहाँ जाने लगेगा, विलयन में जाने लगेगा। और विलयन में जैसे ही विलायक क्या होने लगेगा, जाने लगेगा, सॉरी इस साइड बनेगा, तो जैसे ही विलयन में अपना क्या जाने लगेगा, विलायक जाने लगेगा, तो केश नलिका में जो स्तर है विलायक का क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा, धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। ठीक है, अब हम इस टाइम पे क्या करेंगे कि ऊपर से एक बाह्य दाब लगाएंगे, और जो दाब लगा रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, अपना विलायक फिर से कहाँ जाने लगेगा, इसी केश नलिका में जाने लगेगा। ठीक है, और जो अपना स्तर है वो फिर से ऊपर की ओर जाने लगेगा। इसमें जो स्तर था किसका, विलायक का स्तर था, फिर से ऊपर की ओर जाने लगेगा। और ये सब नोट अपना कौन करेगा, अपना सब दाब मापी पर नोट हो जाएगा, और फिर हम उसको नोट कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना परासरण दाब विलायक के द्वारा विलयन की तरफ लगाया गया। ठीक है, और यही है बर्कले हार्डले विधि। इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे विधि को, तो आप देख सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ के भी बता देते हैं। समकेंद्रीय नली में विलयन तथा अर्धपारगम्य झिल्ली वाली नली में विलायक भर दिया जाता है तथा विलायक का स्तर केश नली में अंकित संकेत तक रखते हैं और इसे टोंटी को ऊपर से बंद कर देते हैं। ठीक है, प्रासरण की क्रिया प्रारंभ होने पर विलायक का स्तर केश नली में संकेत से नीचे की ओर गिरने लगता है, जिसे स्थिर रखने के लिए बाह्य दाब पिस्टन के द्वारा आरोपित किया जाता है। जो दाब मापी पर अंकित हो जाता है उसे नोट कर लिया जाता है। यही दाब परासरण के बराबर होता है। इस प्रकार हम विलायक के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर और अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाए गए परासरण दाब की माप कर सकते हैं। यही बर्कले हार्डले विधि है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे एक टोंटी भी लगी हुई है जिसे हमें बंद करना है, तभी हमारा परासरण शुरू होगा और हम परासरण दाब को नोट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टोंटी। ठीक है, ढक्कन टोंटी कुछ भी बोल सकते हो। ये हो गई हमारी बर्कले हार्डले विधि। तो अच्छे से पढ़िए, चित्र आ सकता है। और यहाँ पे हमने परासरण दाब पढ़ा, परासरण और परासरण दाब के बारे में पढ़ा था, तो इसको भी एक बार फिर से देख लीजिए और